आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजस्थान जी के विद DK में। हम पढ़ रहे थे राजपूत मुस्लिम संघर्ष, और उसमें हमने इससे पहले के वीडियो में मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों के दिल्ली सल्तनत से किस प्रकार से संघर्ष चला उसके बारे में हमने देखा। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम चौहान व मुस्लिम संघर्ष, जो कि दिल्ली सल्तनत के साथ उनका संघर्ष रहा था चौहानों का, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चौहानों के संघर्ष को हम 3 प्रकार में या 3 टॉपिक में बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो नाम आएगा अजमेर के चौहानों का। अजमेर के चौहानों के बाद हम बात करें तो आएगा नाम रणथंभौर के चौहानों का, और रणथंभौर के चौहानों के बाद नाम आएगा जालौर के चौहानों का। जिनमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जिनके संघर्ष या जिनसे प्रश्न अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक राजस्थान के कई एग्ज़ामों में सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी एग्ज़ाम में ये टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले अजमेर के चौहान, और अजमेर के चौहानों में भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान, देखिए, पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष रहा था मोहम्मद गौरी के साथ, और इनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। कब हुआ? तो सन 1191 में हुआ था। सन 1191 में हुआ। राजपूत शासकों द्वारा आमंत्रित किया गया था मोहम्मद गौरी को गौर प्रदेश से आए थे, और इनको राजपूत शासकों द्वारा ही आमंत्रित किया गया था। गौरी का साम्राज्य विस्तार, लूट, धर्म प्रसार के उद्देश्य के चलते गौरी ने भारत अभियान किया, और सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज भटिंडा के किले पर आक्रमण कर देता है। यहाँ गौरी के किलेदार जियाउद्दीन की हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले इस युद्ध में भटिंडा किला था, मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज भटिंडा किले पर आक्रमण करता है, और यहाँ पर गौरी का किलेदार था जियाउद्दीन, उसकी हत्या कर देता है तथा भटिंडा सहित तबर-ए-हिंद क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। भटिंडा के आसपास जो भूभाग था जहाँ से ये आक्रमणकारी प्रवेश करते थे, उस पर तबर-ए-हिंद नामक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया पृथ्वीराज चौहान ने। अब देखें, इस क्षेत्र को दिल्ली के गोविंद चंद्र को दे दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दिल्ली के गोविंद चंद्र को किसको दिया था? गोविंद चंद्र को दिया था। मोहम्मद गौरी के तबर-ए-हिंद क्षेत्र पर अधिकार करके इस क्षेत्र को दिल्ली के गोविंद चंद्र को दे दिया था। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि किसको दिया था ये क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान ने, तो वो गोविंद चंद्र को दिया था। भटिंडा को केंद्र बनाकर तराइन के मैदान, जो कि हरियाणा में स्थित है, तराइन के मैदान में गौरी को पराजित किया। गौरी पुनः गौर प्रदेश भाग गया, और इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुआ। अब देखिए, इस जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध हैं, इनके बारे में अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है, जिसमें पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 21 बार हराया। हमीर महाकाव्य में उल्लेख है 7 बार हराया। पृथ्वीराज विजय है जयानक का, उसमें उल्लेख है कि 8 बार हराया। प्रबंध कोश में उल्लेख है 20 बार हराने का। सुरजन चरित में उल्लेख है 21 बार हराने का। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में 23 बार हराने का उल्लेख है, और मुस्लिम इतिहासकार मानते हैं कि 2 बार इनके बीच में युद्ध हुआ था। अब हम आगे देखते हैं।
अब हम बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो सन 1192 में हुआ। प्रथम युद्ध की हार के बाद गौरी अपनी युद्ध की तैयारी जारी रखता है। वहीं पृथ्वीराज चौहान अदूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाकर सुस्त हो जाता है और यही इनके हार का कारण बना। 1192 में तराइन मैदान में गौरी व चौहान के मध्य पुनः संघर्ष हुआ और इस बार मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ने के लिए आया। चौहानों की तरफ से उदयराज व सोमेश्वर वीरतापूर्वक लड़े, अंततः पृथ्वीराज पराजित हुए। इस युद्ध के बहुत ही दीर्घकालिक परिणाम निकलकर सामने आए थे। एक तो भारत में मुस्लिम शासन का आरंभ हुआ, दूसरा राजपूत काल का समापन हुआ, जो कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में जो पूरा कालक्रम है इसको राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस दरमियान कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था भारतवर्ष में, राजपूतों के राज्य थे छोटे छोटे। और तीसरा है प्राचीन काल समाप्त हो गया और मध्यकाल का आरंभ माना जाता है इस घटना से, तराइन के दूसरे युद्ध। और ये है आपके 1192। ठीक है। युद्धोपरांत पृथ्वीराज का क्या हुआ, इस बारे में भी अनेक धारणाएं हैं, लेकिन एक कारण ये भी हुआ, एक इसका निष्कर्ष ये भी निकला कि अजमेर की जो चौहान शाखा थी वो समाप्त हो गई। अब देखिए युद्धोपरांत पृथ्वीराज का क्या हुआ, तो उसके बारे में विभिन्न मत हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गौड़ प्रदेश ले जाया गया और वहाँ पर शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या कर दी। और काबुल में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी बना हुआ है, क्योंकि लेकर तो गए थे ये, लेकिन ये हत्या कर दी। ये इसके बारे में मतांतर बने हुए हैं। दूसरे इतिहासकार हैं मिन्हाज उस सिराज कहते हैं कि सिरसा के निकट पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। इनका ग्रंथ है तबकात नासरी, उसमें इसका जिक्र करते हैं। इसामी पृथ्वीराज को अजमेर लाया गया, उसकी हत्या कर दी गई, इसामी ये मानते हैं। निजामी, अब देखो इनके पश्चात अब हम बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान, पृथ्वीराज चौहान की हमने बात कर ली मुस्लिम संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में। तो उन्होंने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जिसमें वे विजयी हुए, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 जिसमें उनकी हार हुई। और ये जो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिनका जिक्र हुआ था अभी, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, इनके लेखकों का नाम पूछा जाता है। अब हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोविंदराज ने, पृथ्वीराज का पुत्र था, गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार कर ली। इसे अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। किसको? गोविंदराज को, पृथ्वीराज का पुत्र था ये। इस समय पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने दावा प्रस्तुत किया और हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से निकाल दिया। गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गया। किसके पास गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत का सौंप कर गया था और दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ही बना था, के पास गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया। तो गोविंदराज को रणथंभौर का क्षेत्र किसने दिया था? ऐबक ने दिया था। कर देने की शर्त पर ये क्षेत्र दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर अभियान किया। हरिराज को हटाकर अजमेर क्षेत्र भी रणथंभौर के अधीन कर दिया। रणथंभौर की चौहान शाखा का आरंभ, जिसके प्रवर्तक गोविंदराज थे। कौन थे? रणथंभौर की चौहान शाखा का आरंभ करने वाले थे गोविंदराज, पृथ्वीराज के पुत्र। और इनके पश्चात निम्न शासक हुए। देखिए गोविंदराज के बाद वल्लन देव हुए, प्रहलादन हुए, वीर नारायण हुए। इन वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश के साथ हुआ। दाऊद खां हुए, बाघ भट्ट हुए, जय सिंह हुए और हमीर देव चौहान हुए। ये हमीर देव के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और हम देखें रणथंभौर का किला, तो ये बनवाया था महाराज जयंत ने। कब? 5वीं सदी में महाराज जयंत ने। इसमें 7 दरवाजे हैं, 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है, जोगी महल है, पद्मला तालाब स्थित है।
यहाँ पर यादवों का शासन रहा, चौहानों का रहा, दिल्ली सुल्तान का रहा, महाराणा सांगा और मुगलों के अधीन भी रहा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहानों में वीर नारायण। वीर नारायण ये स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक था। दिल्ली सल्तनत को कर भेजना बंद कर दिया। इस समय इल्तुतमिश सुल्तान था जिसने रणथंभौर का अभियान किया। कौन था सुल्तान? इल्तुतमिश। मगर सफलता नहीं मिली। तब वीर नारायण को दिल्ली बुलाकर उसकी धोखे से हत्या कर दी। दाऊद खां को रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया। ये एक अपने आप में फैक्ट है इम्पोर्टेंट कि जब वीर नारायण को इल्तुतमिश ने हत्या कर दी धोखे से, तो रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो दाऊद खां को किया था। दाऊद खां को। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वीर नारायण के चाचा बाघ भट्ट ने दाऊद खां की हत्या करके 1240 में पुनः चौहान सत्ता स्थापित कर दी। इस रणथंभौर के प्रशासक की हत्या कर दी वीर नारायण के चाचा ने। 1248 तक बाघ भट्ट ही शासक रहे। तत्पश्चात बाघ भट्ट के पुत्र जय सिंह, या उनका नाम जैत्र सिंह भी है, जय सिम्हा है, इन्होंने 1282 तक शासन किया। 1282 से आगे हम्मीर देव चौहान ने शासन किया, जो इस शाखा के अंतिम और महत्वपूर्ण शासक थे। तो हम पढ़ेंगे हम्मीर देव चौहान और दिल्ली सल्तनत का आपसी संघर्ष 1282 से 1301 तक। देखिए 1282 में रणथंभौर शाखा के शासक हम्मीर देव चौहान बने। इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत पर निम्न सुल्तानों का शासन रहा, जिनमें देखिए बलबन, कैकुबाद क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के समय इनका रणथंभौर पर अभियान हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं राणा हम्मीर नहीं है, हम्मीर देव चौहान है। हम्मीर देव चौहान व जलालुद्दीन खिलजी के बीच क्या संघर्ष रहा, इनका संघर्ष। और जलालुद्दीन खिलजी से इनका प्रथम अभियान था 22 मार्च 1291। 22 मार्च 1291 में रणथंभौर के प्रवेश द्वार जाहिन दुर्ग को जीता, मगर हम्मीर के सेनापति गुरदास सैनी के संघर्ष के कारण अभियान सफल नहीं हुआ। पहला अभियान रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, या जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान था तो कब हुआ? 22 मार्च 1291 में, सबसे पहले 1291 में। और हम्मीर के सेनापति गुरदास सैनी के संघर्ष के कारण जाहिन दुर्ग का अभियान सफल नहीं हुआ। दूसरा अभियान हुआ 1292 में, ये भी पूर्णतया असफल रहा। अब जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे देखो इन अभियानों में? मलिक खुर्रम, अहमद सरजिंदी, कुरबेग आलम। इनको भी पूछ लेते हैं कौन थे सेनानायक। मलिक खुर्रम थे, अहमद सरजिंदी थे, कुरबेग आलम थे। और फिर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं रणथंभौर जैसे 10 किलों का मूल्य एक सच्चे मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं मानता। ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन है। जब इनको यहाँ सफलता नहीं मिली तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। और इसकी जानकारी मिफ्ता उल फुतू, अमीर खुसरो का ग्रंथ है मिफ्ता उल फुतू। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ, ये ग्रंथ, इनसे सवाल सीधे सीधे ही पूछे जाते हैं। मिफ्ता उल फुतू किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का ग्रंथ है। ठीक है। अब देखो हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष, उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जलालुद्दीन की हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन सुल्तान बना। और सुल्तान बनने के बाद हम्मीर देव चौहान से उनका संघर्ष क्यों हुआ, उसके कुछ निम्न कारण रहे, उनके बारे में देखते हैं। पहला कारण है रणथंभौर की सामरिक व व्यापारिक स्थिति। ये हर एक युद्ध का कारण रहता है। रणथंभौर दोनों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी थी। रणथंभौर ने दिल्ली कर भेजना बंद कर दिया था, ये भी एक कारण था। कर अदायगी बंद कर दी थी। और ये कारण इसलिए था क्योंकि जब ये रणथंभौर का क्षेत्र गोविंद चंद्र को कुतुबुद्दीन ऐबक ने सौंपा था, तो शर्त यही थी कि कर देना पड़ेगा।
और वही कर अदायगी यहाँ पर बंद हो गई, इसलिए भी। चौथा है कई नव मुसलमान मंगोल जिनको जलालुद्दीन ने बसाया था। किसने? जलालुद्दीन ने। दक्षिण अभियान के बाद लूट का माल लेकर भाग गए थे और हम्मीर के शरण में आए थे। इनमें थे कैबूक खां, मोहम्मद शाह, बारबुक खां आदि। ये भी एक कारण था। नौ मुसलमान कैबूक खान, बारबुक खान, मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह और चिमना बेगम का किस्सा हम्मीर हट जो पुस्तक है उसमें दिया गया है। उक्त कारणों के चलते हम्मीर चौहान के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 3 अभियान किए थे। 3 अभियान। पहला अभियान था 1299 से 1300 के बीच। पहला अभियान कब हुआ? 1299 से 1300 के बीच। अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां के नेतृत्व में। अल्प खां, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में विशाल सेना रणथंभौर अभियान करने के लिए गई। हम्मीर के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह थे। इन दोनों ने इस सेना को सफल नहीं होने दिया। एक रात हिंदू घाटी में अल्प खान ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। और ये ध्यान देने के जो इसमें पॉइंट हैं वो यही है कि हम्मीर देव की तरफ से मरने वाला था भीम सिंह। और अब आगे पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन की तरफ से कौन मरा। हम्मीर ने संदेह के आधार पर धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया तथा भोज सिंह को सेनापति बना दिया। हम्मीर को लगा कि इसमें लापरवाही रही धर्म सिंह की, क्योंकि उसका सेना नायक भीम सिंह इस युद्ध में की मृत्यु हो गई। तो उनकी ये अदूरदर्शिता थी कि उन्होंने धर्म सिंह को हटाकर भोज सिंह को सेनापति बना दिया। इस निर्णय से धर्म सिंह असंतुष्ट हो गया। वहीं भोज सिंह से सैन्य संचालन नहीं हो रहा था। तब हम्मीर ने पुनः धर्म सिंह को प्रशासक व सेनापति बनाया। इससे नाराज होकर भोज भाग गया और अलाउद्दीन को सूचना दे दी तथा भाई पृथ्वीराज के साथ खिलजी के पास चला गया भोज सिंह। अलाउद्दीन को किले की सारी गुप्त जानकारियाँ दे दी। तो यहाँ गलती हम्मीर देव चौहान की रहेगी, उन्होंने विश्वास नहीं किया अपने सेनानायक पर। दूसरा अभियान हुआ 1300 में। इसका नेतृत्व किया था उलूग खां और नुसरत खां ने। इस सेना ने जहांगीर को जीत लिया था, मगर इसमें नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां जलेसरी ये मारा गया इसमें। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से तो सेनानायक मारा गया था नुसरत खां, और हम्मीर देव चौहान की तरफ से मारा गया था भीम सिंह। अब तीसरे अभियान की बात करें, और ये नुसरत खां के बारे में कौन सा सेनानायक मारा गया, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कई बार सीधे सीधे पूछा है कि कौन सा सेनानायक मारा गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है ये। तीसरा अभियान 1301 में हुआ। इस बार उलूग खां का साथ अलाउद्दीन के नेतृत्व की शाही सेना ने दिया था। किले तोड़ने वाले अस्त्र, मगरीब, अर्दाब, पासेब, ये सब अस्त्र हैं। किले तोड़ने वाले मगरीब, अर्दाब, पासेब से सुसज्जित इस सेना ने दीर्घ काल तक रणथंभौर को घेरे रखा, फिर भी सफलता नहीं मिली। तब समझौते हेतु प्रयास आरंभ हुए। अलाउद्दीन ने महल नसी नामक एक दूत को किले में भेजा। क्या नाम था? महल नसी नामक एक दूत था, जिसने सेनापति था हम्मीर का रतिपाल, सेनापति रतिपाल से वार्ता की, उसको प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इसने रणमल को भी अपने पक्ष में कर लिया, रतिपाल और रणमल। इस समय हम्मीर कहाँ व्यस्त था? तो हम्मीर बिजी था कोटी जन यज्ञ में, और यहाँ पर सेंधमारी हो चुकी थी। रणमल रतिपाल मिल चुके थे। इस समय किले में भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। किले के द्वार खुले, युद्ध आरंभ हुआ। राजपूतों ने केसरिया किया, ललनाओं ने सतत की रक्षार्थ जौहर किया। रानी रंग देवी व उसकी पुत्री देवल दे, इन्होंने पदम ताला में जल जौहर किया। और खाद्यान्न संकट के बारे में खजाइन उल फुतू नामक ग्रंथ में अमीर खुसरो जिक्र करते हैं कि सोने के बदले चावल नहीं मिल रहे थे। रणथंभौर दुर्ग की स्थिति
ये हो चुकी थी कि सोना देने के बदले में भी चावल उपलब्ध नहीं थे, खाद्यान्न बिल्कुल नहीं था। इस प्रकार हम्मीर ने अपना सिर काटकर शिव भगवान को समर्पित कर दिया। वहाँ आज भी शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर गणेश जी मंदिर भी स्थित है इस दुर्ग में। इस प्रकार रणथंभौर पर सल्तनत का अधिकार हो गया तथा रणथंभौर की चौहान शाखा समाप्त हो गई। युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद देखो, अमीर खुसरो ने कहा कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का सदन हो गया। रणथंभौर के लिए कहा था। खजाइनुल फतूह ग्रंथ था किसका? अमीर खुसरो का। और इन्हीं अमीर खुसरो ने इस खजाइनुल फतूह ग्रंथ में चित्तौड़गढ़ के लिए लिखा कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान पर है। दूसरा है कि उलूग खां रणथंभौर का प्रशासक बना। नुसरत खां तो मारा गया, इसलिए उलूग खां बना। रतिपाल व रणमल की हत्या कर दी। भीम सिंह पहले ही मारा गया। अलाउद्दीन ने रतिपाल और रणमल की हत्या इसलिए कर दी कि जब इन्होंने कहा कि तुम तुम्हारे स्वामी के नहीं हुए तो तुम धोखेबाज हो, इसलिए इनको मार दिया। और 9 मुसलमान जो थे वो युद्ध मैदान में ही मारे गए लड़ते हुए। इसकी तिथि के बारे में जो विद्वान इलियट हैं उनका मत सर्वमान्य है। 11 जुलाई 1301 को ये युद्ध हुआ था। हम्मीर महाकाव्य इसकी दिनांक है वो 12 जुलाई बताता है, लेकिन सर्वमान्य तिथि क्या है? 11 जुलाई 1301। अब देखिए, रणथंभौर में सल्तनत के संबंधों की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? ग्रंथ, पहला है हम्मीर हट, इसका लेखक है चंद्रशेखर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी ग्रंथ हैं सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम्मीर हट चंद्रशेखर का है। हम्मीर रासो जोधराज की रचना है और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में प्रश्न आया हुआ है। हम्मीर महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी। और हम्मीर देवरा कवित्त खेमा भट्ट की रचना है। मिफ्ता उल फतूह अमीर खुसरो की रचना है। तारीफ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। हम्मीर राछड़ा राजरूप की रचना है। हम्मीर चौपाई मंडन विजय की रचना है। श्रृंगार हार हम्मीर खुद की है स्वयं। श्रृंगार हार रूस परिच्छ विद्यापति की रचना है। हम्मीर बंदन अमृत कैलाश की रचना। हम्मीरायण ये व्यास भांड की रचना है। और ये हम्मीर के बारे में एक कहावत प्रचलित है रणथंभौर के हम्मीर देव चौहान के बारे में कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। ये इनके चरित्र को उजागर करने वाले वचन हैं कि हम्मीर का हट एक बार हट कर लिया राजा हम्मीर देव चौहान ने, तो फिर दोबारा से उस पर विचार नहीं करते थे। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा आगे बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे जालौर के सोनग्रा चौहान और दिल्ली सल्तनत के संघर्ष के बारे में भी हमें देखना है, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने चौहानों के दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष के बारे में देखा है और ये तथ्य इसमें से निश्चित रूप से ही एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे तथ्यों का समावेश किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।